हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बिहार दरोगा एग्जाम के लिए पॉलिटी क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस को और टॉप लेवल तक जाने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाली है। और अगर आप अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका स्टेट लेवल हो, या आपके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड और प्रीवियस पेपर में काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो डेली क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो भाई देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भाई संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। ठीक है, तो भाई वन लाइनर क्वेश्चन हमने रखे हैं आपके लिए जिससे कि आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम ना हो और आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। तो भाई प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो भाई भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो भाई पाकिस्तान के लिए जो पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था 26 जुलाई 1947 को। ठीक है, 26 जुलाई 1947 को पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भाई बात करें संविधान सभा जो गठित की गई थी तो उसमें जो स्टार्टिंग में सदस्यों की संख्या थी वह कितनी थी? 389। ठीक है, 389 संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी। तो भाई काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है और एकदम सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो भाई प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए? तो भाई जब देश का विभाजन हुआ उसके पश्चात, ठीक है, कुल कितने सदस्य रह गए संविधान सभा में? 299। ठीक है, 299 सदस्य कुल रह गए देश के विभाजन के बाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के पश्चात देश में कुल कितनी रियासतें थी? तो भाई स्वतंत्रता के पश्चात देश में कुल रियासतें थी 542। ठीक है, 542 कुल रियासतें थी स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भाई भारतीय संविधान की प्रकृति की बात करें तो एकात्मक और संघात्मक। ठीक है, एकात्मक और संघात्मक इस प्रकार की दोनों ही प्रकार की प्रकृति है भारतीय संविधान की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो भाई संविधान सभा में हैदराबाद रियासत, ठीक है, हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भाई संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई उसकी अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि ये एक संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा। तो भाई ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो भाई सच्चिदानंद सिन्हा आपका वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? तो भाई संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर बात करें स्थायी अध्यक्ष की, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के, तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भाई भारत की संविधान निर्मात्री सभा में जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। ठीक है, BN राव आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी
क्या चुने गए थे? स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो भाई संविधान सभा का जो प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी.एन. राव। और बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था संविधान सभा का प्रारूप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भाई बात करें स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भाई स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अबुल कलाम आज़ाद जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ठीक है, जे.बी. कृपलानी को झंडा अध्यक्ष बनाया गया। बढ़ते हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष बनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो भाई बी.आर. अम्बेडकर द्वारा जो संविधान की आत्मा कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है उसे क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? भाई संविधान की कुंजी कहा गया है प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की कुंजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भी बात करें संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो भाई 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था भारत संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक बहस हुई थी? तो भाई संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को किस वर्ष अंगीकार किया गया? तो भी बात करें भारतीय संविधान को जो अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के रूप में अंगीकार किया गया। और अगर बात करें 26 नवंबर की, तो भाई 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है विधि दिवस। तो भाई विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, संपूर्ण संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो भाई संपूर्ण संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा गया है? तो भाई भारतीय संविधान का जो पिता कहा गया है बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर को क्या कहा गया? भारतीय संविधान का पिता या भारतीय संविधान का जनक। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। तो भाई प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वो कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको पता लग गया होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर में काफ़ी बार रिपीटेड है और सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये आपका सेंट्रल लेवल हो या फिर आपका स्टेट लेवल हो, तो भाई सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज का रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन 200+ क्वेश्चन आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा? तो भाई भारतीय संविधान को जो अर्धसंघीय संविधान कहा है वहीयर ने। ठीक है, वहीयर के द्वारा कहा गया है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान। नेक्स्ट देख लेते हैं, मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भागों की कुल संख्या कितनी है? तो भाई मूल संविधान जो था उसमें अनुच्छेद, अनुसूची और भागों की जो कुल संख्या है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भागों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो भाई बात करें वर्तमान में भारतीय संविधान में 444 से अधिक अनुच्छेद हैं। ठीक है, 444 प्लस आर्टिकल हैं वर्तमान भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भी बात करें वर्तमान में जो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं कुल और 444 प्लस अनुच्छेद हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भाई भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ठीक है भाई, नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए प्लीज़ आप एक एक क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मूल संविधान में कुल कितने राज्यों का उल्लेख था? तो भाई बात करें मूल संविधान में कुल 14 राज्यों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में देश का नाम क्या रखा गया है? तो भाई जो संविधान में देश का नाम रखा गया है भारत अथवा इंडिया। ठीक है, भारत अथवा इंडिया नाम रखा गया है भारतीय संविधान में हमारे देश का। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो भाई भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। ठीक है, जो 5वां भाग है वह सबसे बड़ा भाग है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। ठीक है, तो नोट डाउन करते चलिएगा प्लीज एक एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट देख लेते हैं, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाई संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख किया गया है भाग 5। ठीक है, भाग 5 के अध्याय 4 में किया गया है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? तो भाई संविधान का जो 15वां भाग है और 18वां भाग है, तो इसके विषय की बात करें तो निर्वाचन से संबंधित है भाग 15 सॉरी। ठीक है, और आपात उपबंध से संबंधित है 18वां भाग। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, संविधान का जो 15वां भाग है वह किससे, निर्वाचन से संबंधित है, और 18वां भाग संबंधित है आपात उपबंध से। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी बार रिपीटेड है इसलिए आपने रखा है इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो भाई प्रथम जो लिखित संविधान है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का जो संविधान है वह सबसे पहले लिखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भाई सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है, ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नए राज्यों का प्रवेश की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद को प्रदान की गई है? तो भाई नए राज्यों के प्रवेश की जो स्थापना की शक्ति है वह अनुच्छेद 2 में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो भाई अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में नामों को परिवर्तन करने का जो अधिकार है वह किसको है? संसद को। ठीक है, संसद को यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 3 के तहत कि वह राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाई भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 किससे संबंधित है? तो भाई 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों को जो पुनर्गठन किया गया है 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है, फजल अली आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, असम राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो भाई असम राज्य का गठन किया गया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो भाई गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तो जो दिया गया था 56वां संविधान संशोधन। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? तो भाई सिक्किम को जो 22वां राज्य का दर्जा दिया गया है 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के तहत। ठीक है, 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के तहत 22वां राज्य का दर्जा दिया गया है सिक्किम को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो भाई दिल्ली को राजधानी का जो पूर्णतः दर्जा दिया गया 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1992-91 के तहत दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की संप्रभुता निहित होती है? तो भाई संविधान की जो संप्रभुता निहित है वह जनता में। ठीक है, भारतीय जनता में निहित है संविधान की संप्रभुता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचे का मॉडल
लिया गया है? तो भाई कनाडा देश से लिया गई है। भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है, जो प्रशासनिक ढांचे का मॉडल है, वह किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है। तो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किससे प्रभावित है? ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से संबंधित है, प्रभावित है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो भाई भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस से। ठीक है, जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। ठीक है, तो भाई एक एक क्वेश्चन को आप प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भाई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। तो भाई राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है जो संविधान में वर्णित है भाग 4। ठीक है, संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है डीपीएसपी। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए? तो भाई संविधान में जो आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान में समवर्ती सूची का विषय किस देश के संविधान से लिया गया? तो भाई संविधान में जो समवर्ती सूची का विषय लिया गया है वह लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची का जो विषय है भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भाई संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह संविधान से प्रभावित है दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? तो भाई संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति दी गई है अनुच्छेद 368 के द्वारा दी गई है और भाग 20 में। ठीक है, यह शक्ति दी गई है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? तो भाई संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ 1951। ठीक है, 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है? तो भाई यहाँ पे विश्व नहीं, यहाँ पे विषयों हो जाएगा। ठीक है, विषयों की कुल संख्या कितनी है? तो भाई वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में जो वर्णित विषयों की संख्या है 61 राज्य सूची में हो जाएगी, 100 हो जाएगी संघ सूची और 52 हो जाएगी आपका समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। तो इस समवर्ती सूची के विषयों पर जो विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है वह केंद्र व राज्य दोनों को है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों को ही समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन एवं पर्यावरण किसका विषय है? तो भाई वन और पर्यावरण की बात करें तो यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है वन एवं पर्यावरण। नेक्स्ट देख लेते हैं। कानून व्यवस्था किसका विषय? तो भाई कानून व्यवस्था की बात करें तो यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, कानूनी व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाई जो 11वीं अनुसूची है वह संबंधित है पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज किसका विषय है? तो भाई पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। ठीक है, आंसर आपका राइट हो जाएगा। राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेल, डाक, रक्षा किसका विषय है? तो भाई रेल, डाक और रक्षा यह विषय है संघ सूची का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भाई भारत में एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो भाई पंचायती राज व्यवस्था का जो सबसे छोटा अंग है वह क्या है? ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक है भाई, ग्राम पंचायत है जो कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा स्तर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय शुरू की गई बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो भाई पंचायत राज स्तर पर जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं ग्राम सेवक। ठीक है, ग्राम सेवक जो है पंचायती राज स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो भाई सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को शुरू की गई सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, और नागौर में, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? तो भाई 73वां संविधान संशोधन है 1992, यह जो संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की नागरिकता लेने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी है? तो भाई भारत की नागरिकता लेने के लिए जो न्यूनतम अवधि है 10 वर्ष। और अगर बात करें भारत की नागरिकता खोने की जो अवधि है, यानी कि अगर आप कहीं बाहर देश में चले जाते हैं 7 साल के लिए, ठीक है, अगर आप 7 साल के लिए किसी बाहर देश में रहने लगते हैं, परमानेंट वहाँ पे आप रहने लगते हैं, तो फिर आपकी भारत की जो नागरिकता है वह समाप्त हो जाती है अपने आप ही। और अगर आप भारत से या कोई बाहर का व्यक्ति जो है भारत में 10 वर्ष अपने पूर्ण कर लेता है तो भाई उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार संविधान के किस भागों में वर्णित है? तो भाई मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाई भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार संविधान के। और बात करें अनुच्छेद की तो भाई अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार वर्णित है। और अगर बात करें मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो भाई अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पीछे भी हम इस क्वेश्चन को रिवाइज कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो भाई मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो भाई कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कुल 7 मौलिक अधिकार थे, जिसको कि बाद में हटाकर जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, को बाद में हटा दिया गया था। ठीक है, मौलिक अधिकारों में से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भाई बात करें वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं, कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान भारतीय संविधान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया था। तो भाई ये आपका जो 7वां मौलिक अधिकार था, ठीक है, इसको संपत्ति का अधिकार जो मैंने बताया आपको, ठीक है, उसको मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 300 क में भी इसका वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? तो भाई मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का जो अधिकार है वह संसद के पास है। ठीक है, संसद के पास है मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका है। तो भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण रीट याचिका है वह क्या है? हैवियस कॉर्पस। ठीक है, हैवियस कॉर्पस जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण एक रीट याचिका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भाई वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की जो संख्या है 11। ठीक है, कितनी है? 11 है, जो कि अनुच्छेद 51 क के तहत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो भाई मूल कर्तव्यों को जो शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो भाई मौलिक कर्तव्यों को जो संविधान में जोड़ा गया था तो भाई सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह जी की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था संविधान में, मौलिक कर्तव्यों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भाई अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, तो भाई ये भी काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन है। वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर पता लग ही गया होगा कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भाई प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर से वॉच कीजिएगा। एंड अगर आपको किसी सेपरेट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भाई आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम किस वर्ष बना? तो भाई अस्पृश्यता विरोधी जो नियम अधिनियम बनाया गया था 1955 में। ठीक है, 1955 में बना अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भाई प्रेस की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 क में वर्णित है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा स्तंभ इंगित करता है? तो भाई बात करें चौथा स्तंभ किसे इंगित करता है? तो भाई प्रेस को। ठीक है, प्रेस को इंगित करता है चौथा स्तंभ, मीडिया जिसको कहा जाता है। ठीक है, मीडिया, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मीडिया जो होती है क्या है? संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है? तो भाई प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 में बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है। तो वे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो वर्णित है अनुच्छेद 21 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है? तो भाई 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा 2002, जिसकी कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। तो भाई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जो भी जोखिम भरा काम बच्चे से कराया जाता है, जो कोई भी जोखिम भरा काम, ठीक है, जो कि जैसे कि कारखाने वगैरह में काम करवाए जाते हैं छोटे बच्चों से, तो भाई वह अनुच्छेद 24 के तहत एक अपराध माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के अंग है? तो भाई संसद की बात करें तो संसद के अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये इन सभी को क्या है? संसद के अंग कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम नागरिक होता है? तो भाई भारत के जो प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो भाई तीनों सेनाओं के जो सेनापति होते हैं राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, जो भी आपके वर्तमान राष्ट्रपति होंगे वही क्या होंगे? आपकी तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति इनको कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? तो भाई संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? तो भाई संसद के प्रत्येक अधिवेशन का जो उद्घाटन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा ही संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भाई राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भाई राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का ही जो कार्यकाल है 5 वर्ष होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया क्या है? तो भाई राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है,
महाभियोग प्रक्रिया इसको कहा जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना किसको दी जाती है? तो भाई राष्ट्रपति को पर महाभियोग लगाने की जो सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व दी जाती है। ठीक है, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है महाभियोग लगाने की सूचना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मासिक वेतन की बात करें तो 5 लाख और 4 लाख मंथली। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, इनके पद की जो न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए इनकी आयु सीमा को रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जाता है? तो भाई लोकसभा को जो भंग किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा ही भंग किया जा सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 85 के द्वारा। ठीक है भाई, अनुच्छेद 85 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भाई मृत्युदंड क्षमा करने का जो अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, और जिसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 72 में। ठीक है, मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास और अनुच्छेद 72 में इसका प्रावधान किया गया है। तो भाई ये आर्टिकल्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। तो फिर वहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया? तो भाई एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया? तो एम हिदायतुल्लाह, ये एक मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो भाई राष्ट्रपति जी का जब चुनाव होता है तो उसमें भाग लिया जाता है संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं तो उनके द्वारा भाग लिया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो भाई राष्ट्रपति जी जो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री के परामर्श पर। ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है? तो भाई लोकसभा और राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करने की जो शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है? तो भाई लोकसभा की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा कुल 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ठीक है, जो कि एंग्लो इंडियन से आते हैं, और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन करते चलिएगा एक एक क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई प्रधानमंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भाई योजना आयोग के उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है मंत्रिमंडल द्वारा। ठीक है, मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पर होता है? तो भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। ठीक है, एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की अनुच्छेद 356 के तहत, और राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है? तो भाई राष्ट्रपति जी द्वारा ही की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और राष्ट्रपति शासन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति जी द्वारा ही की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई प्रथम निर्विरोध निर्वाचित होने वाली राष्ट्रपति थी नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो थे प्रथम निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो भाई 2 राष्ट्रपति ऐसे थे
जिनकी जो मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई भारत के जो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो भाई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली जो प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भाई भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है भाई, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भाई भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, जो कि क्या हो जाएंगे, वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो कि हमारे भारत की। तो भाई मैंने आपसे बोला कि बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक हम कवर करने वाले हैं। तो भाई इसी तरीके से हम एक भी पॉइंट हम आज की वीडियो में नहीं छोड़ा गया है आपके लिए। जो पॉलिटिक्स है आपका बाहर से कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को हमने आज की वीडियो में कवर किया है। तो भाई प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। डेली इसी तरीके से हम एक एक टॉपिक करके सभी टॉपिक को आपके कवर करने वाले हैं। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपका सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, हम सभी को कवर करने वाले हैं आपके टॉपिक वाइज। ठीक है, और बिहार पुलिस दरोगा के लिए हम सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं। तो भाई प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भाई भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो भाई जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है राष्ट्रपति जी द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो भाई संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर। तो भाई संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बहुमत के आधार पर, जो कि संयुक्त अधिवेशन में निर्णय लिए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन किस प्रकार प्रदान किया जाता है? तो भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में जो लागू हुआ, 356 के तहत जो लागू हुआ, तो भाई कहाँ पे हुआ था लागू? पंजाब में। ठीक है, पंजाब राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और 1951 में। तो भाई ये आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ अनुच्छेद पंजाब राज्य में हुआ और 1951 में हुआ, और राष्ट्रपति शासन लागू जो किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? तो भाई बात करें राष्ट्रपति शासन की जो न्यूनतम अवधि होती है 6 माह। ठीक है, और अगर बात करें अधिकतम अवधि की, तो भाई राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है 3 वर्ष तक। ठीक है, किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन हो सकता है लगभग 3 साल तक लगा रह सकता है, और अगर बात करें कम से कम या न्यूनतम की, तो भाई 6 माह तक का समय होता है न्यूनतम राष्ट्रपति शासन की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में उपराष्ट्रपति होगा? तो भाई संविधान के अनुच्छेद 63। ठीक है, अनुच्छेद 63 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो भाई यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसका कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निपटाता है? तो भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी विवाद होते हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भाई स्वतंत्र भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देख लेते हैं,
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो भाई यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा संभाला जाता है। ठीक है, और यदि राष्ट्रपति जी अनुपस्थित हैं तो फिर उनका कार्यभार संभाला जाता है उपराष्ट्रपति द्वारा। और अगर दोनों ही अनुपस्थित है तो भाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी का कार्यभार संभालते हैं। तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपने अभी तक देख भी लिया होगा, यहीं से पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो प्लीज वीडियो को आप जरूर से वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो भाई राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जी क्या होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग किसके द्वारा लिया जाता है? संसद के सभी सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई? तो भाई संविधान के अनुच्छेद 74A आप बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि क्या है? प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई उप प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? तो भाई मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की जो कड़ी का काम किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की जो कड़ी होती है कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी, ठीक है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था? तो भाई यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। तो भाई वह प्रधानमंत्री जो कि पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिंह राव। ठीक है, पीवी नरसिंह राव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई पद से त्यागपत्र देने वाले जो प्रथम राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी जो थे पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई एक भी दिन संसद का जिन्होंने सामना नहीं किया था ऐसे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जो कि क्या थे, एक भी दिन इन्होंने संसद का सामना नहीं किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो भाई राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो भाई लोकसभा का गठन हुआ 6 मई 1952 को। ठीक है, 6 मई 1952 को हुआ लोकसभा का गठन। नेक्स्ट देख लेते हैं। संघ सरकार का विधानमंडल है। तो भाई संघ सरकार का जो विधानमंडल है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा जो है संघ सरकार का विधानमंडल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संसद का निम्न सदन है। तो भाई बात करें संसद के निम्न सदन की तो संसद का निम्न सदन भी कहा जाता है लोकसभा को। तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो भाई प्लीज आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आज की होने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भाई लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अपना जो त्यागपत्र होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद का स्थायी व उच्च सदन है? तो भाई संसद का जो स्थायी एवं उच्च सदन है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा संसद का स्थायी और उच्च सदन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो भाई लोकसभा और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो भाई लोकसभा में बात करें तो 552 और राज्यसभा में बात करें तो 250, ठीक है। लोकसभा का हो जाएगा आपका 552 और राज्यसभा का हो जाएगा 250, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो भाई राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, ठीक है, कुल 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भाई लोकसभा के सदस्यों कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा का आपका हो जाएगा 6 वर्ष और लोकसभा का हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो भाई प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है 30, और जो कि कहाँ से होते हैं? जो कि लोकसभा से होते हैं 30 सदस्य प्राक्कलन समिति में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा है? तो भाई लोकसभा के जो सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा हो जाएगी आपके 25 वर्ष और राज्यसभा की हो जाएगी 30 वर्ष, ठीक है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो भाई काफी डिफरेंस है इन चीजों में, ठीक है। लोकसभा के जो सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो 30 वर्ष, ठीक है। वहीं पहले हमने डिफरेंस देखा कि लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो भाई प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो भाई लोकसभा की जो अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल की स्थिति में, ठीक है, संकट काल की स्थिति में लोकसभा की अवधि जो है बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई थी? तो भाई पहली बार जो विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई थी 1969 में, ठीक है, 1969 में विपक्ष दल के नेता को पहली बार मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो भाई राज्यसभा और लोकसभा के जो प्रथम विपक्ष के नेता थे, तो आंसर आपका हो जाएगा राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता थे प्रथम कमलापति त्रिपाठी, और अगर बात करें लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता तो भाई राम सुभग सिंह आपका फिर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद और आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो भाई संघीय मंत्रिपरिषद आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा के प्रति संघीय मंत्रिपरिषद आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का उपस्थित होना अनिवार्य है? तो भाई लोकसभा की जो कार्यवाही है उसको चलाने के लिए कुल जो उपस्थित होना अनिवार्य है सदस्यों का 1/10, ठीक है, उपस्थित होना आवश्यक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो भाई राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भाई प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मावलंकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो भाई राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो कि प्रति वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? तो भाई राज्यसभा की पहली महिला सचिव की बात करें तो वीएस रमादेवी, ठीक है, वीएस रमादेवी जो कि राज्यसभा की पहली महिला सचिव थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो भाई लोकसभा और राज्यसभा में जो सर्वाधिक प्रतिनिधि आते हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से आते हैं लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि। और अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है हमारे भारत का उत्तर प्रदेश, ठीक है। और सर्वाधिक जिलों की बात करें तो भाई सर्वाधिक जिले जो हैं तो वह भी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है।
तो ये सभी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो भाई वित्त मंत्री द्वारा जो वार्षिक बजट पेश किया जाता है लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो भाई दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है हत्या से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो भाई धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक अनुच्छेद 110, ठीक है, अनुच्छेद 110 में परिभाषित है धन विधेयक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में पारित है? तो भाई वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो अनुच्छेद 112, ठीक है, वित्त विधेयक अनुच्छेद 112 में परिभाषित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो भाई कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका निर्णय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो भाई ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है? तो भाई धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है केवल 14 दिनों तक। ठीक है, मतलब कि धन विधेयक पर राज्यसभा विचार करने के लिए अपने पास रख सकती है, उसको रोक सकती है केवल 14 दिनों तक। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है? तो भाई धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व जो अनुमति लेना आवश्यक होता है राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो भाई अनुच्छेद 360 की बात करें तो इसके तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है? तो भाई धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक को। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो भाई किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? तो अनुच्छेद 153। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसके पास है? तो भाई राज्यपाल की कार्यवाही जो होती है उसको उसकी वैधता को चुनौती देने का जो अधिकार होता है विधानसभा के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य की शक्ति किसमें निहित होती है? तो भाई राज्य की जो शक्ति होती है राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल में निहित होती है राज्य की शक्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य कार्यपालिका का प्रधान है? तो भाई राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल प्रधान होता है राज्य कार्यपालिका का। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है? तो भाई राज्य विधानमंडल का जो निम्न सदन है विधानसभा। ठीक है, विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है? तो भाई राज्य विधानमंडल का स्थायी और उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है? तो भाई विधानसभा में राज्यपाल द्वारा, ठीक है, विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो केवल एक। ठीक है, केवल एक सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है आंग्ल भारतीय सदस्यों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो भाई विधानसभा की जो न्यूनतम सदस्य संख्या है 60 और अगर बात करें अधिकतम सदस्य संख्या की तो भाई 500। ठीक है, तो ये प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, काफी बार पूछे जा चुका क्वेश्चन है और भाई प्लीज आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो विधान परिषद के कुल 1/6 सदस्य, ठीक है, जो कि क्या है
राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। ठीक है, 1/6 जो कैंडिडेट होते हैं वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भाई राज्य मंत्रिमंडल जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। ठीक है, विधानसभा के प्रति राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो भाई विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो होती है 30 तथा 25। ठीक है, विधान परिषद के पद के लिए 30 वर्ष हो जाएगी और विधानसभा पद की जो न्यूनतम आयु सीमा हो जाएगी 25। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है। तो भाई गवर्नर द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। ठीक है, विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश। नेक्स्ट देख लेते हैं, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो भाई विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल होता है 6 माह। ठीक है, 6 माह तक का समय हो सकता है विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो भाई किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था? तो अनुच्छेद 170 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो भाई राज्य मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, ये क्या होते हैं? राज्य मंत्री परिषद का प्रधान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो भाई बात करें लघु संविधान की, तो लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, इसे कहा जाता है लघु संविधान। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है। तो भाई संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। तो भाई कम से कम 6 माह तक बना रह सकता है। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और भाई इसी तरीके से मैराथन क्लासेस को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम 0 लेवल से तैयारी को लेकर के चल रहे हैं हम और एकदम टॉप लेवल तक आपकी तैयारी को करवाने वाले हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ऐसा रहने वाला है कि आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है। तो भाई सभी सब्जेक्ट को हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपका पॉलिटी, बायोलॉजी, हिस्ट्री और आपका जो भी इकोनॉमिक जो भी हो, ये सब्जेक्ट होते हैं आपके बेसिक से। ठीक है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और करंट अफेयर को भी हम साथ साथ लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा।